चलो तो एसएचएम में बेटा एक होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसको बोलेंगे? अपना आज का टॉपिक क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें होता है एक पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसको बोलेंगे जल्दी बताओ? ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, ठीक है। सो विच रिपीट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। बोलो क्लियर है? और जितने टाइम के बाद ये मोशन रिपीट होता है उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? आ रहा है समझ में? जैसे देखो सिंपल पेंडुलम है, उसका मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन होगा। जैसे यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, यहां से पेंडुलम गया यहां तक, फिर यहां से आया वापस यहां तक। अभी रिपीट होना चालू नहीं हुआ है क्योंकि अभी इधर भी जाना बाकी है। फिर जब दोबारा यहाँ आएगा उसके बाद मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, तो एक मोशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर क्या होगा? रिपीट होगा, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। बोलो क्लियर है? समझ में आया? मान लो एक टाइप का मोशन होने में टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद मोशन फिर से क्या हो रहा है? वही हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये जो 2 सेकेंड इसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? मतलब यहां से अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और वापस यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। जस्ट एक एग्जांपल ले लें, तो ये टाइम क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। जितने टाइम के बाद मोशन फिर से वैसे ही रिपीट होना चालू हो जाएगा, है ना। वैसे ही सन के अराउंड अर्थ का रोटेशन, ये भी क्या है? पीरियोडिक है। क्या है? पीरियोडिक। बोलो क्लियर है? क्यों? क्योंकि हर 1 साल के बाद फिर से रिपीट होगा। मान लो अर्थ यहाँ पर है, यहाँ पर आप डे 1 काउंट करो, और यहाँ से लेके घूमते 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 फिर यहाँ आ गया। टोटल कितना टाइम लगेगा? 1 साल लगेगा। इसके बाद फिर रिपीट होगा, ठीक है। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो मोशन रिपीट हो रहा है। तो अर्थ का मोशन अराउंड द सन, ये भी किसका एग्जाम्पल है? पीरियोडिक मोशन का। बोलो क्लियर है? सो ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है। इसमें जो मोशन होगा वो टू एंड फ्रो होगा। कैसा होगा? ऐसा, आगे पीछे, आगे पीछे। बोलो क्लियर है? सो अ स्पेशल टाइप ऑफ periodic motion which is to and fro motion is called oscillatory motion. बोलो क्लियर है? सो ऑक्सीलेटरी मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन है, बट ये स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है विच इज टू एंड फ्रो मोशन। नोट कर लेंगे, ठीक है। बेटा क्लियर है? समझ में आया? जैसे है ना, कपड़ा सिलने वाली मशीन देखियो कभी, जिसमें उसकी जो नीडल है वो टू एंड फ्रो करती है, तो उसका मोशन क्या हो जाएगा? ऑक्सीलेटरी। समझ में आ रहा है? या एक और एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक अभी यहाँ रेस्ट में है, मतलब ये पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्या है ना? ब्लॉक का मास है m, नीचे लग रहा है इसका वेट mg। मान लो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो है मान लो L0। ऑब्वियसली जब वेट को लटकाओगे तो इसका एक्सटेंशन होगा। मान लो एक्सटेंशन हो रहा है y, तो जब y एक्सटेंशन हुआ तो ये बैलेंस हो गया, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। मतलब जितनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही ब्लॉक में उतनी ही अपवर्ड फोर्स। अब इस पे अपवर्ड फोर्स कौन सी फोर्स होगी? स्प्रिंग फोर्स। कौन सी? स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ky। कितना हो जाएगा? ky। बोलो क्लियर है? तो इस कंडीशन में, इस पोजीशन में ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में,
तो ये ब्लॉक की मीन पोजीशन है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बोलो क्लियर है। अब एडिशनल यहां से आपने बाहर से कोई फोर्स लगाया तो एक एक्स्ट्रा फोर्स हो गई, तो डाउनवर्ड फोर्स अब ज्यादा हो गई, तो जिसके कारण ब्लॉक नीचे आएगा। नीचे लाने के बाद उसको छोड़ दो, जब छोड़ोगे तो ये मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करेगा। क्या करेगा? टू एंड फ्रो। इसका जो मोशन होगा ये भी क्या होगा? ऑक्सीलेटरी मोशन। क्या होगा? ऑक्सीलेटरी मोशन। आ रहा है समझ में? क्लियर है? सो ऑक्सीलेटरी मोशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन, इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। ये क्या है? एक पीरियोडिक मोशन। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हम देखेंगे, अब सीधा डायरेक्ट हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहला एग्जांपल क्या किया बेटा आपने? ऑक्सीलेटरी मोशन का एक एग्जांपल, मोशन ऑफ नीडल ऑफ सीविंग मशीन, ठीक है। दूसरा, मोशन ऑफ द ब्लॉक अटैच्ड विथ स्प्रिंग, ये भी क्या है? इसका भी एग्जांपल क्या होगा? ऑक्सीलेटरी मोशन। दोनों ही क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, पेज चेंज कर लो। नेक्स्ट जो हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SHM। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये शॉर्ट में क्या हो जाएगा? SHM। ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप का ऑक्सीलेटरी मोशन है। मतलब कहने का मतलब है ये पीरियोडिक भी होगा, टू एंड फ्रो भी होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। और ऑक्सीलेटरी मोशन कैसा होता है? टू एंड फ्रो एंड पीरियोडिक। तो ये टू एंड फ्रो मोशन भी होगा और पीरियोडिक भी होगा, बट इसमें एक और कंडीशन है, दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट कहां से होना चाहिए? फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कहां से? जो मीन पोजीशन होती है, या इसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं मीन पोजीशन को? इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे इस केस में मैंने बताया था कि यहां पर अगर जितनी अपवर्ड फोर्स उतनी डाउनवर्ड फोर्स हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जा रही है? 0। तो ये जो पोजीशन है इस बॉक्स की, ये क्या कहलाएगी? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन को कैसे पहचानोगे? मीन पोजीशन को पहचानने का तरीका है, जहां पर नेट फोर्स 0 हो रही है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स क्या हो रही है? 0, तो वही पोजीशन क्या होगी? मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। बोलो क्लियर है? समझ में आया? सो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जैसे मान लो मीन पोजीशन ये वाली है, मान लो ये मीन पोजीशन ऑब्जेक्ट की, दिस इज मीन पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट भी यहीं से काउंट करोगे। जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां से काउंट करना है? मीन पोजीशन से। अब ऑब्जेक्ट यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लो x1, और इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स है मान लो F1। ऑब्जेक्ट और आगे जा रहा है, यहां से डिस्प्लेसमेंट है मान लो x2, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स है मान लो F2। तो ऑब्वियसली F1 विल बी लेस देन F2। F1 विल बी लेस देन F2। क्यों? क्योंकि x जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स। बोलो क्लियर है? तो इस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगेगी वो कम होगी। अब किस डायरेक्शन में लगेगी, कहां लगेगी, वो अलग बात है, लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो जब ऑब्जेक्ट यहां पर होगा तो कम होगा, दैट इज F1 विल बी लेस। और जब x बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब x x2 हो जाएगा तो फोर्स हो जा रही है F2, और जब x x1 है तो फोर्स कितनी है? F1। ऑब्वियसली x2 पे जो फोर्स होगी दैट इज F2, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू F1। आ रहा है समझ में? तो जितना ज्यादा दूर जाएगा मीन पोजीशन से फोर्स उतनी ज्यादा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? लेकिन माइनस साइन क्या बता रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन कहां होना चाहिए? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायरेक्शन कहां होना चाहिए? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और रेफरेंस पॉइंट अपन किसको मान रहे हैं? मीन पोजीशन को। तो जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है? जब ऑब्जेक्ट यहां पर है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, फोर्स का डायरेक्शन इधर। बोलो क्लियर है? मान लो ऑब्जेक्ट यहां से इधर जा रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट यहां है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, फोर्स का डायरेक्शन इधर। जब ऑब्जेक्ट यहां है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, फोर्स का डायरेक्शन इधर। आ रहा है समझ में? तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा, दो चीजें समझ में आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा मीन पोजीशन से तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा। दूसरा क्या चीज समझ में आ रहा है कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन किसका होगा? फोर्स का। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है बेटा, F प्रोपोर्शनल टू माइनस x, देन द मोशन इज SHM, देन द मोशन इज SHM। बोलो क्लियर है? तो लिख लेंगे आप लोग फॉर SHM, फिर डैश ऐसा एरो करके लिख लोगे, फॉर SHM फिर एरो करके F प्रोपोर्शनल टू माइनस x। क्लियर है? अगर मोशन SHM है तो फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू, so necessary condition for SHM is force acting on the particle should be proportional to minus x। और फोर्स हो जाता है, मान लो ऑब्जेक्ट का मास है m, तो ऑब्जेक्ट में कितनी फोर्स लगेगी? m इंटू a। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है मान लो a, तो फोर्स कितनी? मास इंटू एक्सेलरेशन, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस x। आ रहा है समझ में? क्लियर है? यहां से a should be proportional to minus x by m, a should be proportional to minus x by m, a should be proportional to minus x by m। ठीक है? अब क्योंकि m क्या है बेटा? कांस्टेंट है। m क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को भी हटा दोगे, प्रोपोर्शनलिटी के लिए कांस्टेंट हटा देते हैं, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो ये भी एक कंडीशन आती है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस x, एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू माइनस x। बोलो क्लियर है? So for motion to be SHM, F should be proportional to minus x, also acceleration should be proportional to minus x। क्लियर है क्या? अब देखो एक्सेलरेशन होता क्या है? dv by dt होता है, और वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx by dt। तो मैं एक्सेलरेशन में v की जगह रख रहा हूं dx by dt, सो डिफरेंशिएशन ऑफ v की जगह dx by dt लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया? d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, हो गया कि नहीं? d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर हो गया, d स्क्वायर x बाय, तो क्या मैं x की जगह क्या लिख सकता हूं? d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। किसकी जगह? a की जगह। तो यहां पर a की जगह मैं लिखूंगा d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अगर हम ये कंडीशन को प्रूफ कर देते हैं, अगर किसी इक्वेशन से हम ये प्रूफ कर दें दैट d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर क्या आ रहा है? माइनस x के प्रोपोर्शनल, तो पक्की बात है कि वो जो इक्वेशन होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? SHM को। बोलो क्लियर है? तो अगर किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आप ये चीज प्रूफ कर देते हो, मतलब वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहा है ये? पक्का? अभिजीत देखो, x को एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला? v,
और v को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा a। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, x को डिफरेंशिएट करो जो भी मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करो तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा a। x को डिफरेंशिएट किया, फिर जो मिला उसको फिर से क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो क्या मिलेगा a। इसका मतलब वही है, x को डिफरेंशिएट करो, फिर dx बाई dt को डिफरेंशिएट करो, और dx बाई dt क्या होता है v, क्योंकि a अल्टीमेटली क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ v, बट v इज dx बाई dt। तो पहले dx बाई dt करो, फिर dx बाई dt को डिफरेंशिएट करो, सेकंड में क्या करो, dx बाई dt को डिफरेंशिएट करो, और dx बाई dt क्या होता है v। x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला v विच इज dx बाई dt, फिर से v को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा a, और v क्या है dx बाई dt, तो dx बाई dt को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा a। तो दो स्टेप में करोगे तो क्या मिलेगा a। आ रहा है क्या समझ में। और सिंपली अगर समझना है, x को डिफरेंशिएट करो, जो मिला उसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो क्या मिल जाएगा a। ठीक है, और अगर ये चीज प्रूफ हो जा रही है देन द गिवन इक्वेशन विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आ रहा है ये समझ में, नोट कर लो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो एक कई इंपॉर्टेंट कंडीशन हमको मिली, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर ये प्रूफ हो जाए देन द इक्वेशन विल बी एस एच एम, ये प्रूफ हो, ठीक है। चलो अब फिर हम जो है पुरानी कंडीशन में जाते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता क्या है ए। अच्छा इसी को थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई कर दो तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज अ कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या लाते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है के, ये इसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर, के की वैल्यू क्या हो जाती है एम ओमेगा स्क्वायर, where m is mass of the object which is performing SHM, omega is the angular frequency of SHM, और ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई बाई टी के, where t is the time period of SHM। तो ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, m क्या है मास, k is a constant। बोलो क्लियर है। तो जरूरत पड़ने पर आप k की जगह क्या शिफ्ट कर सकते हो, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, m ओमेगा स्क्वायर कर सकते हो। तो यहां से देखो d स्क्वायर एक्स, बेटा ये डी टी स्क्वायर है, इसको नहीं लिखा था मैं, ध्यान से इसको लिख लेना है ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 0 होगा क्या बोलो, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस के एक्स, इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस के एक्स, तो इधर क्या बचेगा 0। सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 0, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं, क्योंकि यहां देखो डिफरेंशिएशन भी आ रहा है, सो इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, बट इसमें डैम्पिंग नहीं है। एक होता है डैम्पिंग, एक एसएचएम में क्या होता है डैम्पिंग। डैम्पिंग में क्या होता है कि धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होते जाता है और अल्टीमेटली बॉडी क्या हो जाती है रुक जाती है, ठीक है। और लेकिन अगर ऑक्सीलेशन डैम्पिंग वाला नहीं है, विदाउट डैम्पिंग है, तो वो उसी एम्पलीट्यूड में बॉडी जो है लगातार ऑक्सीलेट करेगी, तो इसमें कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है। आ रहा है समझ में। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बोलो क्लियर है। जरूरत पड़ने पर आप डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो ए, और के की जगह क्या लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेट कंडीशन ये वाली हो गई प्रूफ करने के लिए कि कोई गिवन इक्वेशन एसएचएम है या नहीं है। बोलो क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अब देखो एक चीज ध्यान रखोगे कि अगर कोई भी इक्वेशन है जिसमें साइन या कॉस है, तो वो इक्वेशन साइन और कॉस क्या होता है पीरियोडिक होता है, तो चांसेस हैं कि वो इक्वेशन, देखो साइन और कॉस वाला इक्वेशन है तो पीरियोडिक तो हो गई होगा,
और चांसेस है कि वो एसएचएम भी हो जाए। हर पीरियोडिक मोशन एसएचएम होगा क्या? जैसे सन का घूमना अर्थ के अराउंड, क्या एसएचएम है क्या? नहीं, क्योंकि एसएचएम एक ऑक्सीलेटरी मोशन, और ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होना चाहिए? टू एंड फ्रो। तो एसएचएम होने के लिए मोशन का टू एंड फ्रो होना जरूरी है। लेकिन सन के अराउंड अर्थ का जो मोशन है, क्या वो टू एंड फ्रो है क्या? नहीं, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है या इलिप्टिकल है। लेकिन है तो पीरियोडिक। तो हर पीरियोडिक मोशन एसएचएम हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर एसएचएम क्या होगा? पीरियोडिक होगा। हर एसएचएम क्या होगा? पीरियोडिक। क्या है? क्लियर? तो अगर कोई इक्वेशन में साइन या कॉज है तो पक्की बात है कि वो पीरियोडिक है। पक्की बात है कि वो, बोलो क्लियर है? टेन है, टेंजेंट 10 है तो वो पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि पीरियोडिक मोशन अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से अपोजिट साइड में मैक्सिमम, फिर अपोजिट साइड के मैक्सिमम से जीरो। ऐसा सिर्फ साइन और कॉज में होता है। 10 कहां से कहां जाता है? जीरो से इंफिनिटी। क्या वो अपने आप को रिपीट कर रहा है? नहीं। आ रहा है समझ में? तो साइन और कॉज है अगर किसी इक्वेशन में, मतलब वो पीरियोडिक है। और अगर कोई मोशन पीरियोडिक है तो हो सकता है कि वो एसएचएम हो जाए। बोलो क्लियर है? लेकिन अगर साइन और कॉज नहीं है तो पक्की बात है कि वो पीरियोडिक नहीं है, और अगर पीरियोडिक नहीं है तो एसएचएम भी नहीं होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बोलो। सो क्वेश्चन क्या है देखो, which of the following functions are first aperiodic, second periodic but not SHM, third SHM? ठीक है, ये फाइंड करना है हमको। पहला है y is equal to a sin omega t, दूसरा y is equal to a sin omega t plus b cos omega t, तीसरा y is equal to log 1 plus omega t, y is equal to e to the power minus omega t। अब ये दोनों को तो हटा ही दो, क्योंकि log है और ये e है, ना साइन है ना कॉस है, तो सीधा सीधा ये पीरियोडिक ही नहीं है। अब पीरियोडिक नहीं है तो एसएचएम होने का चांस ही नहीं है, तो ये दोनों ए पीरियोडिक है। क्या है? बोलो क्लियर है? ये पूरा बेटा ए पीरियोडिक को एक साथ लिखना है ना, तो ऐसा लग रहा है पीरियोडिक को चमका रहे हैं, ए पीरियोडिक, ऐसा नहीं, ए पीरियोडिक। ठीक है, तो ये दोनों को तो हटा ही दो। बोलो क्लियर है? अब बचा क्या? फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पीरियोडिक है, बोल सकते हैं, क्योंकि साइन भी है और कॉस भी है। अब इसमें दो कंडीशन आती है, या तो पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है, और तीसरी कंडीशन है पीरियोडिक भी है और एसएचएम भी है। अब ये कैसे प्रूफ होगा? तो अपन ने एक कंडीशन लिखी थी, डी स्क्वायर एक्स बाय प्रोपोर्शनल टू माइनस, मैंने x से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया था, यहाँ y से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। x से भी डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर सकते हो, y से भी। बोलो क्लियर है? चलो तो पहली कंडीशन हम देख रहे हैं। पहली कंडीशन देखो, मैं पहला प्रूफ कर रहा हूं, आप लोग सेकंड करना, ठीक है? तो पहला देखो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आपको ये करना है, इसका क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी टी होता है यही। बोलो क्लियर? तो पहले क्या करोगे? डी वाई बाई डी टी, फिर जो मिलेगा फिर से उसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। तो पहले डी वाई बाई डी टी करो। चलो पहले y को डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी टी करो। y की जगह ये पूरा लिखूंगा, ये कांस्टेंट है बेटा, y किसका फंक्शन है? t का, तो a और ओमेगा को क्या लोगे? कांस्टेंट। a बाहर आएगा, बचा क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा t होगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा, और a बाहर में बैठे हैं मल्टीप्लाई होने के लिए, तो डी वाई बाई डी टी क्या मिल गया हमको? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बोलो क्लियर है? ये अभी तो मैंने सिखाया ना, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बोलो क्लियर है बेटा? सेकेंड, अब डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर क्या होता है बोलिए?
डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dt होता है, और dy बाई dt क्या मिला है, a ओमेगा cos ओमेगा t मिला है। तो अब क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बोलो क्लियर है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा, समझ में आया सबको। अब क्या करेंगे, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विल बी, ए और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है, बाहर आएंगे डिफरेंशिएशन साइन के, बचा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू t। ए ओमेगा बाहर है, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t। cos ओमेगा t का क्या होगा, दो स्टेप में सॉल्व करोगे, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t करके दिखा रहा हूं, देख लो। पहले cos के बाद जो भी उसको क्या मानो, t। तो फर्स्ट स्टेप होगा cos के बाद जो भी वो t, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, t की जगह पूरा लिखेंगे ओमेगा t। बोलो क्लियर है। सेकेंड स्टेप, जिसको t माना उसको डिफरेंशिएट करेंगे, t किसको माना, ओमेगा t को, सो डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू t गिव्स ओमेगा। बोलो क्लियर है, क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t मिलेगा। तो cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t। क्लियर है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विल बी, अब क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई में तो माइनस सामने में आ जाएगा, ए लिखोगे ओमेगा इंटू ओमेगा एस, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर है क्या, पक्का, नोट कर लीजिए यहां तक, बेटा नोट कर लो। चलिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। भाई ए को इसके साथ लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर को तो पहले लिख दिया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज ए साइन ओमेगा टी, व्हाट इज ए साइन ओमेगा टी, वाई। व्हाट इज ए साइन ओमेगा टी, वाई। तो क्या अपन यहाँ ए साइन ओमेगा टी की जगह वाई लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एंड ओमेगा इज कांस्टेंट, तो ओमेगा स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हटाते तो क्या लाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी। तो हम बोल सकते हैं ऐसा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर हट गया, कांस्टेंट है, तो बचा क्या, माइनस वाई। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि इस इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। बोलो क्लियर है। हेंस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एसएचएम। इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। क्लियर है क्या, बोलिए क्लियर है अभिजीत। अब जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ऑब्वियसली ए ओमेगा, बी और ओमेगा को क्या मानोगे, कांस्टेंट। y किसका फंक्शन है, t का। सो dy बाई डी टी आपको फाइंड अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर अगर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन क्या होगा, एसएचएम, अदरवाइज नहीं होगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी टी। तो पहले फाइंड करो डी वाई बाई डी टी, फिर उसको क्या करो, डिफरेंशिएट। बोलो क्लियर है। तो पहले डी वाई बाई डी टी हम फाइंड करने वाले हैं। सो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई की जगह पूरा लिख रहा हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये हो गया वाई बाय डी टी। बोलो क्लियर है, ये डी वाई बाय डी टी। चलो अब इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा,
ए कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस इसमें बी कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ऐसा होगा क्या बोलो? ऐसा होगा जब भी टी के दो अलग अलग फॉर्म हो, इनके बीच में प्लस साइन हो या माइनस, तो सबका अलग अलग क्या करना है? डिफरेंशिएशन, और जो साइन है उसको एज इट इज पुट करेंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन ओमेगा टी में ए कांस्टेंट है इसलिए बाहर रखा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी कॉस ओमेगा टी में बी कांस्टेंट है इसलिए बाहर है। बोलो क्लियर है बेटा? अब ए को कुछ नहीं करना है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन दो स्टेप में होगा, क्योंकि साइन टी नहीं है, साइन टी होता तो उसका डिफरेंशिएशन याद है हमको कॉस टी। इसके डिफरेंशिएशन को दो स्टेप में करोगे, पहले साइन के बाद जो भी उसको टी मान लो, ये बन गया साइन टी। तो फर्स्ट स्टेप में साइन टी को डिफरेंशिएट करो, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, लेकिन पूरा लिखते हैं। सेकेंड स्टेप, जिसको टी माना, टी किसको माना? ओमेगा टी को, उसको डिफरेंशिएट करो। सो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आएगा, बचा क्या? dt बाय dt, dt बाय dt 1 होगा, क्या मिला? ओमेगा। अब आंसर लाने के लिए ये मल्टीप्लाइड बाय ये, तो आंसर क्या आएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो इसलिए साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? प्लस बी कांस्टेंट है बाहर है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। चलो कॉस ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन जल्दी से करते हैं। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जल्दी से, कॉस के बाद जो भी उसको टी मान लो, फर्स्ट स्टेप ये बन गया कॉस टी, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, टी की जगह पूरा लिखेंगे ओमेगा टी। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में जिसको टी माने उसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट टी किसको माने? ओमेगा टी को, सो डिफरेंशिएट ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या मिला? ओमेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या आएगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर है? तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्या मिल रहा है हमको? dy बाई डी टी। अब देखो बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस बीच में क्या आ गया? माइनस। क्या आ गया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्या मिल गया हमको? dy बाई डी टी। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया? बोलो क्लियर है क्या? सो dy बाई डी टी क्या मिला? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा। ये क्लियर है प्रकार? तो ये मिला हमको dy बाय dt। चलो अब नेक्स्ट हमको अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है? डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dt। और dy बाय dt हमको ये मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे? dy बाय dt का डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा देख लीजिए। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर will be differentiation of dy by dt with respect to t, that is differentiation of what is dy by dt? A omega cos omega t minus b omega sin omega t, b omega sin omega t with respect to t। बोलो क्लियर है क्या? ये हमको मिला dy by dt, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। क्लियर है ये? चलो सो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर विल बी, चलो अब इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ बी ओमेगा साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी।
सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विल बी, अब ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आएंगे, बचा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस बी ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विल बी, ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा, ये हमने बार बार किया है, तो इट इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा बाहर है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सो इट इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बोलो क्लियर है? तो यहां से डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या मिल गया, बोलिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विल बी, ये माइनस सामने में आएगा, माइनस ए ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, मिल गया? बोलो बेटा, अब इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहां से आ रहा है, देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर कॉमन निकालूंगा तो यहां क्या बचा, ए साइन ओमेगा टी, अब माइनस निकल चुका है, ओमेगा स्क्वायर निकल चुका है, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस बी कॉस ओमेगा टी, क्या मिल गया, देखो, डी स्क्वायर बाय बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। और अगर स्टार्टिंग आप देखोगे तो ध्यान दो कि y किसके बराबर है, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y, तो यहां से क्या आ रहा है, देयरफॉर d स्क्वायर y बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, और ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ये भी प्रूफ हो गया, हेंस दिस इक्वेशन आल्सो रिप्रेजेंट्स एसएचएम। समझ में आ रहा है ये, दिस इक्वेशन आल्सो रिप्रेजेंट्स एसएचएम। बेटा क्लियर हुआ है ना? तो पहला इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया था वो था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और ये इक्वेशन एसएचएम का इक्वेशन है, ये हमने प्रूफ किया है। अगर एसएचएम है तो पक्का पीरियोडिक होगा तो टाइम पीरियड भी होगा। तो ओमेगा जो भी है टी के अलावा जो भी होगा ना उसको 2 पाई बाई टी के बराबर ले लेना। तो टी के अलावा क्या है यहाँ पर, ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा किसके बराबर हो गया, 2 पाई बाय टी। सो देयरफॉर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा। आ रहा है समझ में? टी के अलावा जो भी होगा उसको किसके बराबर रखोगे, 2 पाई बाय टी के। तो ये निकल गया हमारा पहले क्वेश्चन में जो हमने जो इक्वेशन था उसका, उस इक्वेशन का टाइम पीरियड। सेकेंड इक्वेशन था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, यही था, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब ये भी हमने प्रूफ किया था, ये भी एसएचएम है, प्रूफ किया था, तो इसका भी टाइम पीरियड होगा। तो अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है तो फिर से टी के अलावा जो भी उसको क्या ले लो, ओमेगा, ये सॉरी टी के अलावा जो भी उसको क्या ले लो, 2 पाई बाय टी। तो टी के अलावा यहाँ पर क्या है, ओमेगा, तो इसको किसके बराबर रखना है, 2 पाई बाय टी। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा। बोलो क्लियर है? टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। बेटा क्लियर है? एक्चुअल में ना यहाँ साइन ओमेगा टी भी और कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ दो एसएचएम सुपर इम्पोज हो रहे हैं और ये उनका क्या है, सम है। क्या है ये उनका सम। आ रहा है समझ में? और दोनों एसएचएम जो सुपर इम्पोज हो रहे हैं दोनों का ओमेगा सेम है, तो दोनों का टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा।
अगर मान लो इक्वेशन ऐसा आता y इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी, तो ये भी SHM होता है, इसको प्रूफ कर सकते हैं अपन, ये भी क्या है SHM। अब यहाँ टाइम पीरियड कितना होगा, तो t के अलावा जो भी उसको क्या लोगे 2 पाई बाई टी, तो अब यहाँ 2 ओमेगा को क्या लोगे 2 पाई बाई टी, 2 और 2 क्या हो गया कैंसल, टाइम पीरियड कितना आ गया पाई बाई, बोलो क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं टाइम पीरियड, क्लियर हुआ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM, मतलब SHM में यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है बेटा। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये उसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन को और क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो मीन पोजीशन को मैं MP से डिनोट कर रहा हूँ, मीन पोजीशन। इसकी खासियत है कि इसमें ऑब्जेक्ट की नेट फोर्स क्या होती है 0। मीन पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी 0। ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की पहचान है। अब अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है तो उसका x या बोलो y क्या ले लोगे 0, क्या ले लोगे 0, बोलो क्लियर। अब ऑब्जेक्ट मान लो इधर जा रहा है, ठीक है, तो किसी टाइम t पे अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है y1, किसी टाइम t में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है y1 या टाइम t1 ले लो, ठीक है, फिर और ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे टाइम t2 में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है y2 और आगे जा रहा है, यहां पर आके ऑब्जेक्ट जो है इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, इससे आगे जाएगा नहीं। यहां पर आके देखो अपन ने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि भैया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्स बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, और फोर्स का डायरेक्शन किधर है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है, फोर्स इधर लग रही कि नहीं। और ये भी बोल सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रही, तो जहां ऑब्जेक्ट जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो स्पीड कम होती है। स्पीड क्या होती है कम, तो लगातार स्पीड कम हो रही है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट एम्पलीट्यूड में पहुंचेगा, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी 0, स्पीड क्या हो जाएगी, और फोर्स क्या हो जाएगी मैक्सिमम, फोर्स क्या हो जाएगी, क्योंकि x बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, जब x मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या होगा मैक्सिमम, बोलो क्लियर है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, क्या बोलेंगे, तो एक्सट्रीम पोजीशन की पहचान क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचते ही ऑब्जेक्ट का पे लगने वाली ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 और फोर्स मैक्सिमम, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा मैक्सिमम, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। और मीन पोजीशन में अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0, मीन पोजीशन में अगर फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। आ रहा है क्या, बोलो क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट यहां पर रुकेगा नहीं क्योंकि इस पे फोर्स लग रही है इस तरफ, तो फोर्स इसको इधर खींच लेगी वापस, तो जब ये वापस आना चालू होगा तब जा इधर रहे, फोर्स भी इधर ही लग रही, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अब आ इधर रहे और फोर्स भी इधर ही लग रही है, तो जिसके कारण इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड क्या होगी, इधर जा रहा था तो फोर्स भी इधर लग रही थी, नहीं मतलब जब इधर जा रहा था तो फोर्स इधर लग रही थी, अब इधर जा रहा है तो फोर्स भी इधर ही लग रही है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ है, लौटते समय की बात करो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी इधर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से कहां लगेगा, फ्रॉम मीन पोजीशन टू द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब जा रहा होगा, ये जब वापस से आ भी रहा होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहां लगेगा, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, कहां लगेगा।
क्योंकि ऑब्जेक्ट जाते समय भी यहां हो सकता है, लौटते समय भी यहां हो सकता है। दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। बोलो क्लियर है? सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा कहां? अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। और फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, दैट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आए क्या समझ में कि कंफ्यूजन हो गया? क्लियर हुआ? सो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर? ऑब्जेक्ट जिधर जाएगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो चलो फिर से इसको बना लेते हैं हम अच्छे से। इस डायग्राम को मैं फिर से थोड़ा फ्रेश बना रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। ऑब्जेक्ट यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, ये इसका मेन पोजीशन है जहां पर इसकी फोर्स 0 है, जहां पर इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन 0 है। ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, तो जाते समय वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, फोर्स का डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट में ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पॉइंट में एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? आ रहा है समझ में? सो हाईएस्ट पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में पहुंचते ही, है ना, हाईएस्ट पॉइंट में जब ऑब्जेक्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? एम्पलीट्यूड के। तो एट हाईएस्ट पॉइंट y बराबर a हो जाएगा, क्योंकि y से हम किसको डिनोट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट को। सो एट हाईएस्ट पॉइंट y बराबर a। अच्छा, और एक चीज, जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर कर रहे हैं? मीन पोजीशन से। तो एट मीन पोजीशन y बराबर 0 होगा। एट मीन पोजीशन y बराबर 0। आ रहा है समझ में? इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन की क्या क्या खासियत है? वेलोसिटी इज 0, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर मैक्सिमम। तो चाहे फोर्स बोलो चाहे एक्सेलरेशन, दोनों क्या होंगे? मैक्सिमम। बोलो क्लियर है? समझ में आया? तो एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर मैक्सिमम। अब ये यहां से वापस आ रहा है, बेटा वापस आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर जा रहा है उधर, इधर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, दैट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है डिपेंडिंग कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। जाते समय अवे फ्रॉम मीन पोजीशन और लौटते समय टुवर्ड्स मीन पोजीशन। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब यहां पर ऑब्जेक्ट जैसे ही पहुंचेगा, देखो इधर समझ लो, पहले जा रहा था तो स्पीड कम हो रही थी, एक्सट्रीम पोजीशन में स्पीड 0। क्यों स्पीड कम हो रही थी? क्योंकि वेलोसिटी को अपोज कर रही थी फोर्स। लौटते समय वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन सेम, इसलिए स्पीड लगातार बढ़ेगी। जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। सो एट मीन पोजीशन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। आ रहे समझ में? तो मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। सो वेलोसिटी इज मैक्सिमम, बट क्योंकि y 0 हो गया इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0, फोर्स भी 0। ठीक है, y बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ता है, लेकिन यहाँ y 0 हो गया तो फोर्स भी क्या हो गया? 0, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद क्योंकि ये इधर जा रहा था तो यहाँ रुकेगा नहीं, अब ये इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं भाई? यहाँ आ रहा था, तेजी से आया, तो क्या यहाँ रुक जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? वेलोसिटी। तो इधर आएगा। अब जैसे ही मीन पोजीशन को क्रॉस किया, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। बोलो क्लियर है? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां आया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और ऑब्जेक्ट जा रहा इधर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, फोर्स का डायरेक्शन इधर, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर। ऐसा होगा? ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर,
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अवे फ्रॉम मीन पोजीशन और फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब क्योंकि जाते समय इधर जा रहा है, देखो इधर, अब ये क्योंकि इधर जा रहा है, जा इधर रहा है, फोर्स इधर लग रही है, तो फोर्स इसकी स्पीड को क्या करेगी, कम करेगी। तो लगातार इसकी स्पीड कम होगी और फिर से जब इसका एम्पलीट्यूड फिर से ए हो जाएगा, अपोजिट साइड में इसलिए माइनस ए बोल सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो ए है। बोलो क्लियर है? तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए अपोजिट साइड में, दैट इज माइनस ए होगा, तो यहां पहुंचते ही वेलोसिटी फिर से जीरो, फोर्स फिर से मैक्सिमम, एक्सेलरेशन फिर से मैक्सिमम। इसको भी क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे? तो एक्सट्रीम पोजीशन दो साइड आती है, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। आ रहा है समझ में? अब यहां से फिर वापस आएगा, क्योंकि यहां पर आके रुका जरूर है, लेकिन फोर्स इसको वापस इधर खींच लेगी। बोलो क्लियर है? तो जब ये वापस आएगा बेटा, एम्पलीट्यूड तो यहां से यहां तक है माइनस ए, तो जब ये वापस आना चालू होगा तो वापस जाते समय स्पीड इधर, फोर्स किधर, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, सॉरी फोर्स हमेशा कहां लगता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स हमेशा किधर, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लोकेशन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जा इधर रहा है, इसलिए वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, फोर्स का भी डायरेक्शन इधर, तो इसकी स्पीड क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। फिर से यहां पहुंचेगा मीन पोजीशन में, तो फिर से स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, और ये मोशन चलते रहेगा। तो हो क्या रहा है बेटा, देखो जब इधर जाएगा स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फोर्स बढ़ते जाएगी, यहाँ पहुंचेगा फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर वापस आएगा, स्पीड बढ़ते जाएगी, फोर्स कम होते जाएगी, यहाँ पर आएगा फोर्स जीरो, स्पीड मैक्सिमम, फिर इधर जाएगा स्पीड कम होते जाएगी, फोर्स बढ़ते जाएगी, यहाँ पर पहुंच के स्पीड जीरो, फोर्स मैक्सिमम, फिर वापस आएगा, स्पीड बढ़ते जाएगी, फोर्स कम होते जाएगी, यहाँ पहुंचेगा तो फोर्स जीरो, स्पीड मैक्सिमम। तो ये जो मोशन होगा ये क्या कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आ रहा है समझ में? क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? नोट कर लो। और क्या क्या समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट इज, है ना, तो अगर फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसएम में हम देख रहे थे, पहला एम्पलीट्यूड लिखेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। बोलो क्लियर है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होता है टाइम पीरियड। टी, एक चक्कर लगाने में, एक ऑक्सीलेशन, एक एसएचएम को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम टू कंप्लीट वन एसएचएम, टाइम टू कंप्लीट वन एसएचएम इज टाइम पीरियड। बोलो क्लियर है? और टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। बोलो क्लियर है? थर्ड, अच्छा और एक चीज इसमें ध्यान देंगे,
ये देखो, अगर ये मीन पोजीशन है, यहां से गए एक बार इधर प्लस एम्पलीट्यूड, फिर यहां से गए इधर, फिर यहां से गए एक बार इधर माइनस एम्पलीट्यूड, फिर वापस से आए यहां पर, तब एक चक्कर कंप्लीट होगा। एक चक्कर कंप्लीट होने का टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो एक चक्कर लगाने में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला? 4a। कितना चला? यहां से गया a, यहां से गया a, यहां से गया a, भले माइनस a लेकिन लेंथ तो a ही है ना, फिर यहां से गया a। एक चक्कर लगाने में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 4a। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। एक चक्कर लगाने में टाइम लग रहा है t, तो हर एक बार जो एम्पलीट्यूड ट्रेवल हो रहा है ना, उसके लिए टाइम लग रहा है t/4। कितना लगेगा? तो यहां से यहां जाओगे तो कितना टाइम? t/4। फिर यहां से यहां जाओगे तो t/4, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया? t/4 प्लस t/4, टोटल टाइम कितना? t/2। बोलो क्लियर है? फिर यहां से यहां आओगे तो फिर अगला t/4, मतलब टोटल टाइम 3t/4 हो जाएगा। फिर यहां से यहां जाओगे तो फिर अगला t/4, तो टोटल टाइम कितना होगा? 4t/4, दैट इज t। आ रहा है समझ में? तो हर एक एम्पलीट्यूड को ट्रेवल करने के लिए इक्वल टाइम लगेगा। कितना? t/4 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 t/4। समझ में आ रहा है? एक चक्कर लगा तो टोटल डिस्टेंस 4a और टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। बोलो क्लियर है? थर्ड हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या होगी? सेकेंड। ठीक है ना? थर्ड हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को मैं, आप न्यू से भी डिनोट कर सकते हो या एफ से भी डिनोट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी क्या बताती है हमको? कि एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, एक सेकंड में कितना एसएचएम हो रहा है, ये कौन बताएगा? फ्रीक्वेंसी। सो इट इज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड, या पर यूनिट टाइम। यूनिट ऑफ टाइम अगर अपन सेकेंड लेंगे तो अपन बोलेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड। बोलो क्लियर है? और इसकी यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज। क्या होगी? सो यूनिट, ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। बोलो क्लियर है? या साइकिल्स पर सेकेंड भी बोलते हैं या फिर हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो इसको अपन ω/2π भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? सो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आ रहा है ये समझ में? नोट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। बेटा क्लियर है? फोर्थ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा। फोर्थ इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है? तो ओमेगा हो जाता है 2π/t। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या होगी? ठीक है? और देखो इधर 2π/t है, तो क्या मैं इसको 2π इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं? क्योंकि 1/t की जगह क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर है? तो ओमेगा इज 2π/t और ओमेगा इज 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। नोट कर लेंगे, ओमेगा इज 2π/t और ओमेगा इज 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। दिस इज एंगुलर। देखो इधर ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर एक चक्कर लगाओगे तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? 2π। कितना होगा? और एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो एक चक्कर लगाने का टाइम होगा टाइम पीरियड, तो थीटा हो जाएगा 2π। इसलिए ओमेगा क्या हो जाता है? 2π/t। बोलो क्लियर है क्या?
अगर टाइम को आप टाइम पीरियड के बराबर ले लोगे तो थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई। टाइम पीरियड के बराबर टाइम में थीटा कितना हो जाता है 360 डिग्री या 2 पाई। इसलिए ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ जाता है 2 पाई बाय टी। बेटा क्लियर है बोलो। अब देखो बेटा, देखो अब एसएचएम जो होता है, ठीक है, ये एक पीरियोडिक मोशन है ना, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद वो क्या होता है रिपीट होता है, ठीक है। तो अगर टाइम पीरियड अगर फिक्स है तो ओमेगा भी फिक्स होगा, टी फिक्स है तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट, ठीक है। और हमने रिलेशन पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी सर्कल का रेडियस और ओमेगा में, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा हो जाएगा v बाई आर, या v इक्वल टू आर ओमेगा है। आर क्या है सर्कल का रेडियस और ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट है तो v भी क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का ओमेगा और रेडियस कांस्टेंट होता है तो उसकी स्पीड भी क्या होती है कांस्टेंट। तो अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमता है तो वो सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड तो सर्कुलर मोशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड लगातार चेंज होगी जिसका कारण है ओमेगा चेंज होना, भाई रेडियस तो कांस्टेंट रहे, अगर ओमेगा चेंज होगा तो स्पीड भी क्या होगी चेंज होगी। तो अगर स्पीड चेंज होते रहेगी लगातार इन अ सर्कुलर मोशन तब ऐसा सर्कुलर मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होगा आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर एसएचएम को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करेंगे। किसे कंपेयर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। क्लियर है। तो देखो ऐसा है बेटा, देखो कि ऑब्जेक्ट ऐसा एसएचएम कर रहा है, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इसकी क्या है मीन पोजीशन। तो हम एक मानेंगे कि एक इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घूम रहा है, तो वो यहाँ पर होगा, है ना। ऐसे सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसा एसएचएम कर रहा है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मतलब एम्पलीट्यूड होगा, और यही सर्कल का रेडियस भी हो जाएगा। इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मतलब ये एम्पलीट्यूड और यही सर्कल का रेडियस। बोलो क्लियर है। तो जब ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूम रहा है वो यहाँ पहुंचेगा तो जो ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है वो यहाँ पहुंचेगा। आप ऐसा मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है ना, और ये एसएचएम का एक्सिस है। ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूम रहा है उसको लेते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस एसएचएम के एक्सिस में, और ये हो गया परपेंडिकुलर का फुट। तो ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर का फुट क्या कर रहा है एसएचएम, क्या कर रहा है एसएचएम। आ रहा है समझ में। ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर का फुट क्या कर रहा है एसएचएम। ये इमेजिन करो आप, ठीक है। तो अगर ये यहां से यहां पहुंचा तो इसके परपेंडिकुलर का फुट यहां पहुंचेगा। ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो परपेंडिकुलर का फुट भी यहीं आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो परपेंडिकुलर का फुट अब यहां आ गया, अब वो इधर आ रहा है। ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो परपेंडिकुलर का फुट यहां पहुंचा, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो परपेंडिकुलर का फुट यहां पहुंचा और अब वो इधर जाएगा। बोलो क्लियर है। ऑब्जेक्ट यहां आया तो परपेंडिकुलर का फुट यहां आया, ऑब्जेक्ट यहां तो परपेंडिकुलर का फुट यहां, ऑब्जेक्ट यहां तो परपेंडिकुलर का फुट यहां। अब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो जो परपेंडिकुलर का फुट है वो इधर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा परपेंडिकुलर का फुट यहाँ पहुंचा, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा परपेंडिकुलर का फुट यहाँ पहुंचा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया परपेंडिकुलर का फुट यहाँ आ गया। तो ऑब्जेक्ट ने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया तो इसके परपेंडिकुलर के फुट ने भी अपना एक एसएचएम कंप्लीट कर लिया। तो जो टाइम पीरियड इस ऑब्जेक्ट को एक चक्कर लगाने में लग रहा है वही टाइम पीरियड किसका होगा एसएचएम का। एसएचएम को भी एक चक्कर लगाने में वही टाइम लगेगा जितना टाइम जो है इस ऑब्जेक्ट को एक चक्कर लगाने में लग रहा है। सर्कल कह रहा हूं, बोलो क्लियर है। तो जो सर्कल में घूम रहा है
और जो SHM कर रहा है, दोनों का टाइम पीरियड क्या लेंगे? सेम। बोलो क्लियर है? पक्का? तो आप ऐसा समझो, ये सर्कल का सेंटर है और ये मेन पोजीशन भी है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसके परपेंडिकुलर का फुट यहाँ है। सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। अब मान लो टी टाइम के बाद, ये यहाँ पर टाइम 0 लोगे, टी टाइम के बाद घूमते हुए ये यहाँ पहुंचा, आफ्टर टाइम टी, तो इसके परपेंडिकुलर का फुट यहाँ पहुंचेगा। अब ये क्या है? रेडियस है, या एम्पलीट्यूड के भी बराबर है ये। तो जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा तो ये रेडियस कितना टर्न करेगा? मान लो थ्रू एंगल थीटा। कितना टर्न किया? थ्रू एंगल। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो ये लाइन कितना टर्न की? थीटा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी। ये क्या है? y है। दैट इज किसी टाइम t पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। बोलो क्लियर है? मेन पोजीशन से t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट y है और ये भी y है। तो अगर ये y निकाल लूं तो ये y मिल जाएगा, तो ये लेंथ है y। तो अगर मुझे किसी टाइम t पे y निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं इस y की वैल्यू निकाल लूंगा। ये डिस्टेंस, ये क्या है? ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस होगा, ऑल्सो ये सर्कल का रेडियस होगा, और सर्कल का रेडियस किसके बराबर है? एम्पलीट्यूड के। किसके बराबर है? आ रहा है समझ में? अब देखो, ट्रायंगल में थीटा के लिए सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो y है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन, आ रहा है समझ में? तो यहां से y आ गया a साइन थीटा। आ गया कि नहीं? बोलो, y विल बी a साइन थीटा। बोलो क्लियर है? अब इसके घूमने की स्पीड है ओमेगा, और ओमेगा होता है थीटा बाई टी। ओमेगा क्या होता है? होता है कि नहीं? ओमेगा इज या तो 2 पाई बाई टी होगा, या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से यहां कितना टाइम लगा? 0 से t, टाइम कितना लगा? t। कितना एंगल बना? थीटा। तो ओमेगा की जगह थीटा बाई टी लिख सकते हो। देयरफॉर थीटा कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ओमेगा इनटू टी। कर सकते हैं? इसको यहां रखो, तो y क्या मिल गया आपको? a साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू a साइन, कैसे आया? क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? तो जब भी मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, तो उसका इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। आ रहा है समझ में? SHM का इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन की मदद से आप क्या फाइंड कर सकते हो? किसी भी टाइम में y, व्हाट इज y? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज y? इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इक्वेशन कब लिखोगे? when motion starts from origin and object starts moving towards positive y। आ रहा है समझ में? लिख लो इसको। तो ज्यादातर केस में यही होता है, मोशन स्टार्ट होता है मेन पोजीशन से, इसलिए ज्यादातर केस में ये इक्वेशन बनता है SHM का। सो दिस इज इन जनरल इक्वेशन ऑफ SHM को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो क्लियर है? लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटा कि मोशन जो है वो यहां कहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, यहां से हम इसके मोशन को काउंट कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 हम यहां से ले रहे हैं, मतलब ऑलरेडी ये कुछ आगे में है। आ रहा है समझ में? मतलब अब ऑलरेडी ये लाइन कुछ एंगल बना चुकी है,
ऑलरेडी ये लाइन जब यहां रहता तो इनिशियल एंगल कितना था 0, लेकिन जब यहां पर है तो जो सर्कल में घूम रहा है वो यहां होगा। तो ऑलरेडी ये जो लाइन है जो ऑब्जेक्ट को सर्कल के सेंटर से जोड़ रही है, ये ऑलरेडी इनिशियल लोकेशन से कुछ एंगल बना चुकी है, इसको बोलते हैं इनिशियल फेस। क्या बोलते हैं? तो इनिशियल फेस से हमको क्या पता चलता है कि शुरुआत में ऑब्जेक्ट कहाँ था, शुरुआत में ऑब्जेक्ट कहाँ। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से मोशन स्टार्ट कर रहा है तो फाई कितना होगा 0 डिग्री। कितना होगा 0 डिग्री। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट है तब हम टाइम कंसीडर कर रहे हैं 0, मतलब मोशन हम यहां से काउंट कर रहे हैं। टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, मतलब जो एसएचएम कर रहा है वो यहां पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से बताएंगे? मीन पोजीशन से। तो टी टाइम के बाद मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है y। अच्छा, ये लाइन भी कुछ एंगल टर्न होगी, एडिशनल कुछ एंगल थीटा टर्न होगी। जब ये यहां पहुंचेगा तो ये लाइन भी कुछ एंगल टर्न हुई। बोलो क्लियर है? अब यहां से जो है आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है? आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये वाला एंगल कितना होगा? देखो पूरा फाई प्लस थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा? यहां से यहां तक फाई, यहां से यहां तक थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो गया? फाई प्लस। बोलो क्लियर है? अब जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है देखो। तो ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी बेटा? y के। किसके बराबर होगी? y। मतलब अगर मैं ये लाइन लेंथ फाइंड कर लिया तो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट फाइंड मिल जाएगी मेरे को एट टाइम t। तो ये एंगल कितना है बोलो? फाई प्लस थीटा। ये लेंथ कितनी है? y। और ये लेंथ जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा किसके बराबर होगी? एम्पलीट्यूड के होगी। तो इसके लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस फाई। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? अब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? t। कितना एंगल हुआ? थीटा। और घूमने की फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा थीटा बाई टी। देयरफॉर थीटा इज ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? ओमेगा इंटू टी। तो जो इक्वेशन बना वो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें सब कवर हो गया। मतलब शुरुआत में कहाँ था वो कौन बताएगा? फाइव। शुरुआत में अगर सेंटर में था तो फाइव कितना हो जाएगा? 0। बोलो क्लियर है? तो ये मेन इक्वेशन आ गया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं एट एनी टाइम t। बेटा क्लियर हुआ? तो हमको एक मेन इक्वेशन मिला y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन मिला y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। तो लिख लेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको बोलते हैं फेज। बोलो क्लियर है? साइन के बाद जो भी है उसको क्या बोलेंगे? फेज। ठीक है? फाइव इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। फाइव को क्या बोलते हैं? मतलब ये बताता है कि शुरुआत में क्या कंडीशन थी, ऑब्जेक्ट शुरुआत कहां से कर रहा है, ये कौन बताएगा? फाइव। बोलो क्लियर है? ए को हम जान रहे हैं ए इज एम्पलीट्यूड एंड वाई इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। सो दिस आर्गुमेंट ओमेगा टी प्लस फाइव इज फेज एंड फाइव इज इनिशियल फेज। बोलो क्लियर? बेटा हो गया? आगे बढ़े। देखो
मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब जो SHM कर रहा है वो यहां होगा, इधर जा रहा है ए, ठीक है। तो इसका फाई कितना हो जाएगा 0, कितना डिग्री होगा 0 डिग्री। भाई साइन के बाद जो भी होगा वो एंगल होगा, तो ओमेगा टी भी एंगल है और फाई भी क्या है, एंगल है। आ रहा है समझ में? तो जब कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो फाई कौन सा एंगल है, ऑब्जेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी। इनिशियल पोजीशन कब होगी, जब ऑब्जेक्ट कहां होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, फाई। ऑब्जेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन भी यही है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी यही है, फाई कितना होगा 0 डिग्री। बोलो क्लियर है? तो ए का इक्वेशन क्या बनेगा, इसका एम्पलीट्यूड मान लो ए है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 0 बनेगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी, जो हमने पहले बना लिया था, बनाया था ये वाला इक्वेशन। बोलो क्लियर है? अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है बी, वो यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो यहां से इधर आ रहा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जब t = 0 ले रहे हो। तो ऑलरेडी जो लाइन इस ऑब्जेक्ट को, जो लाइन सेंटर से ज्वाइन कर रही है, वो शुरुआत से कितना एंगल बना रही है 90। ये है ना, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है 90। तो शुरुआत से ही कितना एंगल है 90, मतलब इसका फाई कितना है π/2। एंगल को किसमें लिखना है, रेडियन में। बोलो क्लियर है? तो बी के लिए ये हो गया, ए के लिए, फॉर बी फाई कितना है बेटा π/2। बोलो क्लियर है? तो y फॉर b का इक्वेशन क्या बनेगा, बोलो, a साइन, इसका भी एम्पलीट्यूड a है, a साइन ओमेगा t प्लस π/2 बनेगा कि नहीं? क्या बनेगा, a साइन ओमेगा t प्लस π/2। बोलो क्लियर है? देखो इधर, इसका फेस कितना है ओमेगा टी, साइन के बाद जो भी वो फेस है, और इसका फेस कितना है ओमेगा टी प्लस π/2, मींस देयर इज फेस डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। कितने का होगा फेस डिफरेंस, π/2 का। ये π/2 अहेड है, दिस इज π/2 अहेड ऑफ ए। बोलो क्लियर है? तो फेस डिफरेंस कितने का होगा, फेस डिफरेंस को मैं डेल फाई से डिनोट कर रहा हूं। फेस डिफरेंस विल बी ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी, इसका फेस माइनस इसका फेस, हो जाएगा फेस डिफरेंस। तो यहां से फेस डिफरेंस कितना आएगा, बोलिए, ओमेगा टी कैंसिल, क्या आएगा π/2। तो ए और बी के बीच में फेस डिफरेंस कितने का आ गया, π/2 का। आ रहा है समझ में? क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? π/2 का फेस डिफरेंस है, इसका मतलब अगर ये मीन पोजीशन में होगा तो ये कहां होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में। जब ये एक्सट्रीम में जाएगा तो ये कहां जाएगा, मीन में। आ रहा है समझ में? जब ये वापस से मीन में आएगा तो ये एक्सट्रीम में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक मीन में तो दूसरा एक्सट्रीम में। आ रहा है समझ में? क्लियर है? बेटा अगर मान लो एक थर्ड ऑब्जेक्ट है सी, जो अपना मोशन यहां से स्टार्ट कर रहा है, मतलब मीन पोजीशन से तो है लेकिन जा रहा अपोजिट साइड में, इधर। बोलो क्लियर है? भाई यहां से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये अगला तो इधर बढ़ेगा ना, तो ये किधर बढ़ेगा, इधर। बोलो क्लियर है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है लेकिन जा रहा अपोजिट साइड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए क्या था, वो मीन पोजीशन में था लेकिन जा रहा ऊपर था। अब ऑब्जेक्ट सी क्या है, वो भी मीन पोजीशन में लेकिन जा कहां रहा है, नीचे। तो इसका क्या इक्वेशन बनेगा, बोलो, सी का इक्वेशन क्या बनेगा। तो अब क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर है, मतलब इस, है ना, इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से लाइन जो ज्वाइन कर रही है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 180। कितना बना रही है, बोलो क्लियर है? भाई इस लाइन के साथ आप इस लाइन का एंगल देखो ना, कितना एंगल बन रहा है, 180। तो इसका इनिशियल फेस कितना है, 180 डिग्री, दैट इज पाई। कितना है, पाई। आ रहा है समझ में?
तो y ऑफ c क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t प्लस पाई, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? बना लो इसको। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब ए का डायरेक्शन, ए और सी दोनों मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ए और सी का डायरेक्शन क्या, जस्ट अपोजिट। तो ए का इक्वेशन क्या आ रहा था, ए साइन ओमेगा टी, क्या आ रहा था ए का इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी, और सी का क्या आ रहा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं एक ही पोजीशन से, तो फेज डिफरेंस कितने का होगा, पाई का। कितने का होगा, पाई का। बोलो क्लियर है? एक जब ए यहां पहुंचेगा तो सी यहां पहुंच जाएगा। ए पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में होगा तो सी नेगेटिव एम्पलीट्यूड। वापस से जब ए इधर आएगा तो सी भी इधर आएगा, लेकिन अब ए नीचे जाना चाह रहा है और सी ऊपर, क्योंकि दोनों का फेस डिफरेंस कितना है, पाई का। आ रहा है समझ में? फेस डिफरेंस कितने का है, क्योंकि देखो दोनों का फेस डिफरेंस जब माइनस करो तो कितना आएगा, पाई। नहीं आया समझ में? आगे सबको पक्का? तो इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। लेकिन जनरल इक्वेशन, ज्यादातर जो जनरल इक्वेशन चलता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, मतलब ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट किया है, मेन पोजीशन से, और जा कहां रहा है, ऊपर। क्लियर है? तो हमने जनरल इक्वेशन देखा किसका, SHM का। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी अब देखो y होता है a साइन ओमेगा टी, होता है कि नहीं, बोलो y क्या होता है, a साइन ओमेगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dy बाई dt होगा, क्योंकि y क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y की जगह क्या लिखूंगा, a साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू t। बोलो क्लियर है? ए कांस्टेंट है, बाहर आएगा, बचेगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ए बाहर है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आ रहा है क्या समझ में? तो यहां से हमको v का फॉर्मूला मिल गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक फॉर्मूला तो ये मिल गया, नोट कर लेंगे। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब a पता होगा, ओमेगा पता होगा और t पता होगा। ये फॉर्मूला लगा के आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। बोलो क्लियर है ये? बेटा समझ में आया? अच्छा, अपने को पता है भाई ओमेगा टी क्या है, एक एंगल है थीटा। ओमेगा भाई, ओमेगा क्या था बोलो, थीटा बाई टी। तो थीटा क्या था, ओमेगा टी, ऐसे तो लिखा हो ना। तो ओमेगा टी इज एक्चुअली एंगल, क्योंकि कॉस के साथ जो भी होगा वो क्या होगा, एंगल होगा। तो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। तो यहां से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूँ, या फिर कॉस टी क्या हो जाएगा, बोलिए, कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो, कॉस ओमेगा टी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो v इज इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलिए क्लियर है? अब a अंदर जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर इंटू 1 इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। ये a अंदर जाएगा, रूट के अंदर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो v हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी से भी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। क्या बोलो? होगा ऐसा? क्योंकि दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन निकालो, बाहर भेजोगे तो a मिल जाएगा, a स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा? माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये कंडीशन फिर से मिल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या ये बेटा? क्लियर है? तो यहां से अच्छा, और a साइन ओमेगा टी क्या है बोलो? y। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा? y स्क्वायर। क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्या कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा? बोलो क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया वेलोसिटी का एसएचएम में, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बोलो क्लियर है बेटा? तो यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्लियर है? सो v इज ओमेगा अंडर रूट, अब देखो a और ओमेगा तो कांस्टेंट है, लेकिन y लगातार क्या होता है? चेंज होता है, इसलिए v भी क्या होगा? चेंज होगा। अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो y कितना हो जाता है? 0 होगा। अब क्योंकि y माइनस में है, y अगर मिनिमम होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो y मिनिमम कहां पर है? मीन पोजीशन पे, इसलिए मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। तो अगर हम देखा जाए, देखें तो एट मीन पोजीशन, ब्रैकेट में लिखेंगे y इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन हो जाएगी ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0। a स्क्वायर माइनस 0 इज a स्क्वायर, a स्क्वायर का रूट a। तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन is maximum and this maximum velocity is omega into a। बोलो क्लियर है क्या? क्योंकि a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? a। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा इंटू a। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर है, इस पॉइंट है ना, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, यहां पर है लेकिन जा इधर रहा है, तो वेलोसिटी होगी प्लस a ओमेगा। और अगर यहाँ है और नीचे जाना चाह रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? माइनस a ओमेगा। तो वेक्टर फॉर्म में प्लस a ओमेगा भी हो सकता है और माइनस a ओमेगा भी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो कितना होगा? a ओमेगा। आ रहा है समझ में? तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना? a ओमेगा। और ये होगा कहां पर? मीन पोजीशन पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑब्जेक्ट दूर जाएगा स्पीड कम होगी, वापस आएगा स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहां पर मैक्सिमम होगी। तो एट मीन इस पोजीशन स्पीड इज मैक्सिमम। आ रहा है समझ में? क्लियर है? सेकंड देखेंगे हम, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा? बोलिए। एक्सट्रीम पोजीशन में y किसके बराबर हो जाता है? a के। एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा? एम्पलीट्यूड के होगा। तो यहां पर हम इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में y कितना हो जाएगा? a, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो गया? 0। तो v कितना हो गया? 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन में दोनों साइड, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड में, स्पीड क्या होगी? 0। बोलो क्लियर है? तो लिख लेंगे सेकेंड, लिखेंगे बेटा एट एक्सट्रीम पोजीशन
ब्रैकेट में रहेगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, प्लस ए भी हो सकता है और माइनस ए भी, दोनों ही केस में v कितना हो जाएगा बोलो, 0, v कितना हो जाएगा 0, बोलो क्लियर है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड कितनी, 0, क्लियर है। तो ये हमने सेकंड ये देख लिया, हमने वेलोसिटी देख लिया। अच्छा, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो सकता है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन भी हो सकता है और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन भी, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। ऑब्जेक्ट जिधर जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सेलरेशन ए। अब हमको मालूम है कि अगर मोशन SHM है, एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, होना चाहिए। पहले x लेता था, अभी y ले लिया, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन शुड बी, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लाओगे, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, क्या हो जाता है, ये हमने प्रूफ किया था ना, याद आ रहा है, प्रूफ किया था। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आया था क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, बोलो क्लियर है। देखो ऐसा कर सकते हो आप भाई, फोर्स होता है माइनस के एक्स या माइनस के वाई, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के वाई, एक्सेलरेशन क्या हो गया माइनस के बाई एम इंटू वाई। अब के क्या बताया था, एम ओमेगा स्क्वायर, याद आ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, के बाई एम, या बोलो के बाई एम की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर, याद आ रहा है, मैंने बताया था। तो इसलिए एक्सेलरेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और अगर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस साइन को हटा देंगे। माइनस साइन क्या बताता है, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस यही बताता है, बोलो क्लियर है। सो अगर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है बेटा। अब हम वैसे ही एक्सेलरेशन को भी अलग अलग जगहों में देखेंगे, एक्सेलरेशन को भी, ठीक है, एक्सेलरेशन को भी अलग अलग पोजीशन पे देखते हैं। पहला एट मीन पोजीशन, बोलो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होगा, मीन पोजीशन में क्योंकि y 0 है, तो अब y 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि मीन पोजीशन में y 0 है इसलिए एक्सेलरेशन भी 0। और ये मैंने पहले ही बताया था कि मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां फोर्स 0 होता है, जहां एक्सेलरेशन 0 होता है, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन में क्योंकि y मैक्सिमम होता है a के बराबर, बोलो क्लियर है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में y मैक्सिमम होता है जो कि a के बराबर है, इसलिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर a। एट एक्सट्रीम पोजीशन y becomes a, so acceleration will be maximum, क्योंकि y मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, ओमेगा तो कांस्टेंट है, y 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, y मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। y मैक्सिमम कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में, जहां y a के बराबर हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a, बोलो क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर, समझ में आ रहा है, नहीं है बेटा, पक्का। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर a एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज a ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी इज a ओमेगा, क्लियर है, नोट कर लेंगे। क्या क्या है देख लो, टेबल बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट y, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, मीन पोजीशन में क्या होगा और एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा।
तो चलो मीन पोजीशन में y कितना होगा 0 होगा कि नहीं, वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू a ओमेगा, बोलो क्लियर है। एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन कितना 0, y 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। एक्सट्रीम पोजीशन में y कितना हो जाएगा a, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, प्लस भी a हो सकता है और माइनस भी। मैग्नीट्यूड की बात करें, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन में 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कितना होगा ओमेगा स्क्वायर a, ओमेगा स्क्वायर a, बोलो क्लियर है। तो ये टेबल से समराइज हो जाता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या दिए देखो, इफ एसएचएम इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इक्वल्स टू 10 sin pi t प्लस पाई बाई 6 इन SI यूनिट, फाइंड इट्स फर्स्ट एम्पलीट्यूड, सेकेंड टाइम पीरियड, थर्ड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड लास्ट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देखो इक्वेशन हमारा दिया है y इज इक्वल टू 10 sin पाई t प्लस पाई बाई 6। अब इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, बोलो क्लियर है। कंपेयर करोगे तो एम्पलीट्यूड क्या दिख रहा है 10 मीटर, अब क्योंकि एम्पलीट्यूड लेंथ है तो लेंथ की यूनिट होगी मीटर, बोलो क्लियर है। दूसरा ओमेगा कितना दिख रहा है बेटा पाई, ओमेगा कितना दिख रहा है पाई रेडियन पर सेकेंड दिख रहा है, ओमेगा टी पाई टी दिख रहा है, और फाई कितना दिख रहा है पाई बाई 6 रेडियन, होगा कि नहीं होगा। फाई इज एन एंगल एंड ओमेगा टी, ये दोनों मिला के एंगल है, ठीक है। तो ओमेगा की यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड और ये टाइम की सेकेंड, सेकेंड सेकेंड क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये भी अल्टीमेटली रेडियन में होगा ओमेगा टी, और ये फाई भी किसमें रेडियन, क्लियर है। तो फाई इनिशियल फेज कितना है पाई बाई 6, ठीक है। चलो तो पहला तो हमको मिल गया एम्पलीट्यूड, अब ओमेगा पता है पाई है और ओमेगा हो जाता है 2 पाई बाई टी, देयरफॉर t इज 2 पाई बाई ओमेगा होगा। टाइम पीरियड निकालना है सेकंड में, सो t विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, समझ में आ रहा है क्या। और ओमेगा कितना है पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई पाई, पाई और पाई क्या हो गया कैंसल, सो टाइम पीरियड विल बी, देयरफॉर टाइम पीरियड विल बी 2 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना होगा 2 सेकेंड, बोलो क्लियर है। थर्ड हमको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, होती है, अभी हमने निकाला है, कहां पर होगी मीन पोजीशन पे। अब ए कितना है बोलो 10 और ओमेगा कितना है पाई, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी 10 पाई मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है तो उसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड, बोलो क्लियर है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज 10 पाई मीटर पर सेकेंड, अगर पाई को 3.14 लेते हो तो ये 31.4 आ जाएगा, लेकिन पाई को पाई रहने दो, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हाँ गुड। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन में, और उसका मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर ए, होता है ओमेगा कितना है बेटा पाई, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर इनटू ए इज 10, तो आंसर आएगा 10 पाई स्क्वायर, और एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो क्लियर है। सो 10 पाई स्क्वायर नियरली 10 के बराबर होता है, तो आंसर ऑलमोस्ट कितना आएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो क्लियर है। समझ में आ रहा है सबको, नोट कर लो। If time period of a SHM is t, find the time taken by oscillator, किसको बोलेंगे जो SHM कर रहे हैं, find the time taken by the oscillator to go from mean position to half of the amplitude। ये हमको क्या निकालना है, वो टाइम जितने टाइम में ऑसिलेटर जो है मीन पोजीशन से कहाँ जा रहा है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये फाइंड करना है।
और टाइम पीरियड SHM का t, ठीक है। ऑप्शन दिया t/2, t/4, t/8 एंड t/12। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, यहां से जाने में ये हो गया एम्पलीट्यूड a, तो मीन पोजीशन को अगर मैं 0 टाइम लूं तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने में मान लो टाइम लग रहा है t, मान लो टाइम लग रहा है t। तो जब ऑब्जेक्ट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाएगा तो y किसके बराबर हो जाएगा, a/2 के, होगा कि नहीं। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, a/2, और उसको जाने में टाइम कितना लग रहा है t, और यही टाइम हमको फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगा बोलो, जनरल इक्वेशन क्या है, y = a sin ω/t, ये जनरल इक्वेशन है। अगर मोशन कहां से स्टार्ट किया जाए, मीन पोजीशन से, बोलो क्लियर है। और y कितना चाहिए अपने को, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम t अपने को y कितना चाहिए, a/2। a/2 y a/2 हो जाए उसके लिए टाइम कितना हो ये निकालना ना, तो अपने को y की जगह क्या रखना पड़ेगा, a/2, तो वो टाइम मिल जाएगा जब y कितना हो रहा है, a/2। बोलो क्लियर है, क्योंकि इस इक्वेशन के थ्रू आप किसी भी टाइम का y निकाल सकते हो और किसी भी y का टाइम निकाल सकते हो। तो अब y की जगह रखो a/2 = a sin ω/t, a और a क्या हो गया, कैंसिल, क्या मिला, sin ω/t कितना मिल गया, 1/2। बोलो क्लियर है, sin ω/t कितना मिला, मतलब ω/t कितना होगा, sin 30 हाफ होता है ना, तो ये ω/t कितना होगा 30, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हमेशा एंगल को किस में लेना है, रेडियंस में। 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन, π/6, कितना, π/6। तो यहां से हमको एक चीज क्लियर हो गई कि भैया जो ω/t है वो π/6 है। बोलो क्लियर है, क्योंकि sin 30 होता है हाफ, तो ये जो भी होगा वो 30 डिग्री होगा या π/6 रेडियन होगा। तो हमको समझ में आ गया कि ω/t इज π/6। बोलो क्लियर है, और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, 2π/t, जो स्मॉल t, ये टाइम पीरियड है और ये वो टाइम है जिसमें एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, हाफ। तो अपने को ये फाइंड करना है, तो ये आ जा रहा है π/6, पाई क्या हो रहा है, कैंसल। देयरफॉर ये टाइम जो होगा जो हमको निकालना है, ये कितना आ जाएगा, t इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, t/12। कितना टाइम लगेगा, अगर यूनिट सेकेंड में ले रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, t/12। आ रहा है समझ में, कितना टाइम लगेगा हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ट्रेवल करने में, t/12। बेटा क्लियर हुआ क्या, विश्वा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, टाइम पीरियड ऑफ SHM इज t, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t/8 सेकेंड। अपन टाइम की यूनिट क्या ले रहे हैं, सेकेंड, और एम्पलीट्यूड या डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो मीटर में लेना है, ऐसा यूनिट में बताना है। क्या आएगा बोलिए, a क्या है बेटा, a इज द एम्पलीट्यूड, ध्यान देंगे है ना, आप लोग लिख सकते हैं ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ये क्वेश्चन में लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड, ए इज एम्पलीट्यूड। बोलो क्लियर है, चलो बनाओ। चलो बेटा क्या दिया देखो, आपको t/8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये पूछ रहा है। चलो इक्वेशन क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, जनरल इक्वेशन y = a sin ω/t हो जाएगा इक्वेशन। अब आपको y चाहिए लेकिन टाइम कितना होना चाहिए, t/8। देखो बेटा, तो ये टाइम जो चाहिए, y किसका फंक्शन है, इस टाइम का, ये टाइम की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। आपको y चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए एट टाइम t/8, तो यहाँ t की जगह स्मॉल t की जगह क्या रखोगे, t/8, तो y निकल जाएगा t/8 का, तो y = a sin ओमेगा की जगह 2π/t लिख सकते हैं क्या, और स्मॉल t की जगह क्या लिखेंगे, t/8 लिखेंगे, t/8 लिखेंगे। क्या आ गया बोलो, a sin t और t क्या हो गया, कैंसल, 2 और 4 π/4, π/4 मतलब कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो यहां से y = a sin
45 डिग्री, y इज इक्वल टू ए साइन 45 मतलब 1/√2, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू a/√2। तो 1/8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a/√2। बोलो क्लियर है, पक्का? क्या दिया क्वेश्चन, SHM ऑफ पार्टिकल A is YA is equal to A sin omega t and SHM of particle B is Y is equal to A cos omega t। क्लियर है? आपको क्या निकालना है बेटा, फेज डिफरेंस बिटवीन SHM ऑफ A एंड B, फेज डिफरेंस ऑफ SHM ऑफ A एंड B। चलिए बनाएंगे। तो यहां पर फेज डिफरेंस निकालने के लिए इसको भी हमको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो y भी हो जा रहा है a cos ओमेगा t, जिसको मैं लिख सकता हूं a sin ओमेगा t प्लस π/2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। बोलो क्लियर है? तो यहां से अब बेटा फेज डिफरेंस निकालना है। इसका फेज कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस इसका फेज कितना हो गया, ओमेगा टी क्या हो गया, कैंसिल, क्या मिलेगा, π/2। तो फेज डिफरेंस कितने का, π/2। बोलो क्लियर है? तो आंसर आएगा π/2, जीरो मत लगा देना। क्लियर हुआ अभिजीत? है ना? तो ये वाला क्वेश्चन नीट में है 2015। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। फर्स्ट ऑप्शन है 2π बीटा बाई अल्फा, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, अल्फा बाई बीटा या बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। गुड बेटा, देखो क्या दिया क्वेश्चन में, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा दिया है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए, ये क्या दिया है, अल्फा दिया है, और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा दिया। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, ये क्या दिया आपको, बीटा। बोलो क्लियर? अब आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड आप किससे निकाल सकते हो, ओमेगा से। क्या आपको ए दिया है, क्या नहीं दिया है, तो ए को कैंसिल करना पड़ेगा। ए को कैंसिल करने का सबसे अच्छा तरीका, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। बोलो क्लियर है? तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ए को कैंसिल करने के लिए फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करो, ए अपने आप कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा मिलेगा। तो ओमेगा स्क्वायर ए बाई ओमेगा ए करूंगा तो ए क्या हो गया, कैंसिल, एक ओमेगा बचा और इधर क्या बचा, अल्फा बाय बीटा। बोलो क्लियर है? बचेगा। और ओमेगा क्या होता है बोलिए, 2π/t। अपने को टाइम पीरियड चाहिए, ओमेगा थोड़ा चाहिए। ओमेगा क्या हो जाएगा, 2π/t, ये हो जाता है अल्फा बाय बीटा। देयरफॉर टाइम पीरियड विल बी 2π बीटा बाय अल्फा। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π बीटा बाय अल्फा। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, पक्का?